ये स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 7.8 जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। So we are now going to concentrate on the motion of rigid bodies rather than on the motion of general systems of particles. तो एक पूरी रिजिड बॉडी की बात कर लेते हैं। हम एक पार्टिकल की बात कर सकते हैं, कई बहुत सारे पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, जो कोई यहाँ फैला है, कोई यहाँ फैला है, कोई यहाँ फैला है। हम एक पार्टिकल की बात कर सकते हैं, फिर ये कई सारे पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और फिर हम एक बॉडी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो कभी कभी हम एक पार्टिकल की बात करेंगे, कभी कभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, और कभी कभी एक रिजिड बॉडी की बात करेंगे। और मेरे हिसाब से हम किसकी बात कर रहे हैं ये ज्यादा ध्यान देने योग्य जैसे बात है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस की बात नहीं, उसके साथ में याद रखना जरूरी नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। We shall recapitulate what effect the external forces have on a rigid body. ठीक है। Henceforth we shall omit the adjective external because unless stated otherwise we shall deal only with external forces at all. जब आपसे कहा जाता है कि फोर्स, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स, और जब से कहा जाता है आपसे टॉर्क, मतलब कि इसका एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि इंटरनल फोर्स या इंटरनल टॉर्क तो कभी कुछ कर ही नहीं पाते। एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क से ही कुछ होता है, तो अब वो बार बार एक्सटर्नल कहना छोड़ रहा है, खाली फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स। The forces change the translational state of motion of the rigid body, that is the change its total linear momentum. तो ये लाइन एक लिख दीजिए चलिए कि force on a body changes its translational state. Force on a body changes its translational state of motion. Translational state of motion. और फिर अगली लाइन में लिख दीजिए when force is applied on a body, when force is applied on a body, its linear momentum changes. When force is applied on a body, its linear momentum changes. और अगली लाइन में लिख दीजिए torque changes the rotational state of motion. फोर्स करता है ट्रांसलेशन और टॉर्क करता है रोटेशन। टॉर्क चेंजेस द रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। टॉर्क चेंजेस द रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन। आप फोर्स लगाते हैं तो उससे ट्रांसलेशन पैदा होता है, और आप टॉर्क लगाते हैं तो उससे एंगुलर मोशन यानी रोटेशन पैदा होता है। लिख दीजिए अगली लाइन में कि when torque is applied on a body, when torque is applied on a body, its angular momentum changes. Its angular momentum changes. जो बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, और जब बॉडी पे टॉर्क लगाते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स की हम शायद ये बात कर सकते हैं F है dt और टॉर्क है dL/dt। जब आप फोर्स लगाते हैं तो लीनियर मोमेंटम चेंज होता है, एंड फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब टॉर्क लगाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, एंड टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप ये मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो थ्योरी काम की तो नहीं है जितनी भी हमने पढ़ी। हाँ, हम इसी के सामने लिख सकते हैं कि फोर्स ट्रांसलेशन का काम करता है और टॉर्क रोटेशन का काम करता है। इसमें एक प्रकार से जितनी भी बातें अब तक की हैं उनकी पूरी समरी इंक्लूड हो चुकी है। बेसिक ध्यान हमारा मैथमेटिक्स पे ही जाएगा, थियोरी पे कम जाएगा, इनकी एप्लीकेशन पे जाएगा, फॉर्मूलों पे जाएगा, मैथमेटिक्स पे जाएगा और इनकी एप्लीकेशन पे जाएगा। अब वो असली बात पे आ रहा है, कहता है रिजिड बॉडी सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम if both its linear momentum and angular momentum are not changing with time, or equivalent the body has neither linear acceleration nor angular acceleration। और अल्टीमेटली वो कह रहा है कि सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, और पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है सारे टॉर्क्स का सम 0 होना चाहिए। मैं इसे पढ़ लूंगा और जरा मैं अपने हिसाब से लिखवा दूं। हेडिंग अब आप फिर से दे दीजिए, अब दे दीजिए आप इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, और ये लिख दीजिए इक्विलिब्रियम मींस both
both translatory equilibrium and rotatory equilibrium. Equilibrium मतलब कायदे से तो ट्रांसलेशन भी बॉडी में ना हो रहा हो और रोटेशन भी ना हो रहा हो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों की बात हम करते हैं। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें ना तो ट्रांसलेशन हो रहा है सिंपल वाला केस में, ना तो ट्रांसलेशन हो रहा है और ना ही रोटेशन हो रहा है। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो फिर आगे लिख दीजिए, नंबर 1 करके लिख दीजिए या फिर से लिखिए कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और नंबर 1 लिख देते हैं फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो हमें दोनों चाहिए। For translatory equilibrium, summation of force is 0 to 0, and for rotatory equilibrium, summation of torque is equal to 0. Translatory equilibrium के लिए सारे forces का vector sum 0 होना चाहिए और rotational equilibrium के लिए सारे torques का vector sum 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर एक नेट टॉर्क इधर हुई तो इधर एंगुलर मोशन हो ही जाएगा, इधर रोटेशन हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि बॉडी ना तो ऐसे रोटेट कर सके और ना ऐसे ट्रांसलेट कर सके। तो आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए आप जब इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे थोड़े से कठिन होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो you'll have to ensure that summation of forces is 0 and you will also have to ensure दो इक्वेशंस आपको लिखनी पड़ेंगी बेसिकली। एक फोर्सेस को 0 करने की इक्वेशन लिख देना, एक टॉर्क्स को 0 करने के हुए इक्वेशन लिख देना। दो इक्वेशंस बनेंगी और दो इक्वेशंस बनेंगी तो कम से कम ये 2 स्टेप न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा। थोड़ा लेंथी होता है पर हाँ इजी होता है, सिस्टमैटिक होता है, क्योंकि इसके रूल्स पहले स्टेप्स क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स पहले से डिफाइंड होते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप फोर्सेस को इक्वेट करेंगे और स्टेप नंबर 2 में आप टॉर्क्स को इक्वेट करेंगे। टॉर्क वाली इक्वेशन बनाना थोड़ी कठिन होती है पर 2 4 5 6 7 8 रिवीजन के बाद कभी तो कॉन्फिडेंस आए। उतनी बार का आपको पेशेंस होना चाहिए। एक बार में आप नहीं सीखेंगे, हर बार में आपको ये दिखना चाहिए कि हाँ मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, अब थोड़ा सा मुझे और आगे और फिर शायद सवाल ना करें, छोड़ के आगे निकल जाए, सिर्फ सोल्यूशन देख लें कि हाँ टीचर क्या पढ़ा रहा है। ये चीजें इसलिए बहुत अच्छी हैं कि इनके स्टेप्स वेल डिफाइंड है। पहले से पता है कि आप फोर्सेस की इक्वेशन लिखेंगे, फिर टॉर्क्स की इक्वेशन लिखेंगे और फिर 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लेंथी होते हैं और हमें इरिटेटिंग लगते हैं क्योंकि हमें लगता है एक बार में समझ में नहीं आया तो हमें लगता है कि ये बेकार। 8-10 बार के बाद भी ना समझ में आए तो हाँ ये बेकार। उतना पेशेंस आप में होना ही चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ ये क्या कह रहा है, कहता है रिजिड बॉडी सेड टू बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से यहाँ क्या मतलब है इसका एग्जैक्टली हमें पता नहीं, पर हम हमेशा इक्विलिब्रियम का मतलब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ही मानेंगे। If both its linear momentum and angular momentum are not changing with time। अभी अलग से शायद लिखवाने की जरूरत नहीं है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स जीरो तो डीपी 0 और डीपी 0 तो मोमेंटम कांस्टेंट। चलिए हम इस लाइन को लिख तो लेते हैं, कोई खास मतलब नहीं है पर एनसीईआरटी की लाइन है, छोड़ कैसे दें, लिख दीजिए। क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए if a body is in mechanical equilibrium, मैकेनिकल वर्ड डराने के लिए लिख दिया। हम फिलहाल किसी और प्रकार के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ ही नहीं रहे, तो अगर मैकेनिकल वर्ड बोला भी है तो उसे इग्नोर करो। ये मत कहो कि मुझे पढ़ाया नहीं गया है, आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया ना, बस आप उस पर ध्यान दो फिलहाल। If a body is in mechanical equilibrium, which of the following do not change with time? If a body is in equilibrium, which of the following do not change with time? Number 1, linear momentum. Number 1, linear momentum. Number 2, angular momentum. हमने क्वेश्चन ये लिखा है कि if a body is in equilibrium, यानी mechanical equilibrium, which of the following do not change with time? Number 1, linear momentum. Number 2, angular momentum. Number 3, both. Number 4, none. Number 1 है linear momentum. Number 2, angular momentum. Number 3, both. Number 4, none. तो दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं।
वो पूछ रहा था क्या चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं नन। कह रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह रहे हैं दोनों ही चेंज नहीं हो रहे। ये बात ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन रिस्की हो सकता है। डू नॉट चेंज पूछ रहा है कि चेंज पूछ रहा है, बड़ा डिफरेंस बना देता है क्या मांगा है। अगर डू नॉट चेंज मांगा है तो आंसर है 3 कि दोनों ही चेंज नहीं हो रहा है। और अगर पूछता क्या चेंज हो रहा है तो कोई सा भी चेंज नहीं होगा। सर हाँ सर जीरो होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे? नहीं यार, वो इस वर्ड को मैं अवॉइड करना चाह रहा था। क्या होता है कि अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, उस पर नेट फोर्सेस 0 हो जाए, तो वो चलती ही रहेगी। तो लीनियर भाई डीपी फॉर्मूला तो कहता है अगर फोर्स 0 है, क्वेश्चन तो आपने ठीक पूछा, मैं उससे अवॉइड करना चाह रहा था। फोर्स 0 है तो डीपी बाय डीटी 0 है, तो डीपी 0 है, इसका मतलब डेल्टा पी 0 है, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल 0 है, मतलब पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 रहेगा, पर अगर इनिशियल मोमेंटम कुछ था तो फाइनल भी अनचेंज्ड रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन के दो केसेस बनते हैं, एक तो ये कि पार्टिकल रेस्ट पर हो, और एक ये कि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड पे स्ट्रेट लाइन में चलता रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चलता रहे। अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और फिर उसमें एक बॉम्ब जो है गिर रहा है और फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ, तो जो इनिशियल मोमेंटम था वही रहेगा बाद में भी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस पे है, 0 है। अगर पार्टिकल पहले से रेस्ट पे है और हम बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम 0 रहेगा। पर अगर बॉडी पहले से चल रही है और बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, इक्विलिब्रियम का केवल ये मतलब है, इक्विलिब्रियम का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि रेस्ट जरूरी है, हम ये सब बातें पहले कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक केस नहीं होता कि बॉडी रेस्ट पे हो, उसे ही इक्विलिब्रियम में कहते हैं। दो प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट पर है और उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तो बॉडी रेस्ट पे ही बनी रहेगी, वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और एक है कि बॉडी अगर मोशन में है और उस पर नेट फोर्सेस रिजल्टेंट 0 हो जाए तो फिर वो इक्विलिब्रियम में ही बनी रहेगी, पर उसमें वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि बॉडी पहले से मोशन में थी। तो जब फोर्स एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम 0 नहीं है, मोमेंटम में चेंज 0 है। जनरल रिजल्ट तो यही है। आप चाहो तो ये बोल दो कि मोमेंटम 0 पे कांस्टेंट है, और आप चाहो तो ये बोल दो कि मोमेंटम इनिशियल वैल्यू पे कांस्टेंट है। अगर टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। टॉर्क होगी तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, चेंज होगा। हम तो मैथमेटिकली यही कह रहे हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है dl by dt। अब अगर टॉर्क 0 है तो dl 0 है, मतलब थोड़े छोटे चेंज की जगह बड़े चेंज की बात करें तो डेल्टा l 0 है, मतलब l फाइनल माइनस l इनिशियल 0 है, तो l फाइनल इज इक्वल टू l इनिशियल। इक्विलिब्रियम के नाम पे हमारे दिमाग में ज्यादातर यही आता है कि बॉडीज रेस्ट पर हैं, पर इक्विलिब्रियम का थोड़ा ब्रॉड सेंस ये है कि वो हो सकता है कि मोशन में हो। तो जो ब्रॉड सेंस है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ध्यान रहे तो जरूरी है, अच्छा है। मतलब कि इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि बॉडी पहले से रेस्ट पर है। इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। और आने वाले चैप्टर में इसे पढ़ेंगे, और पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आप उसको लाइन इतनी सी लिख दीजिए, इक्विलिब्रियम डज नॉट नेसेसरली मीन बॉडी इज एट रेस्ट। Equilibrium does not mean body is necessarily at rest. आगे आने वाले चैप्टर्स में और बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल डिस्कशन इसका होगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगी। अभी तो इतना सा रट लीजिए कि अगर बॉडी पर फोर्स 0 है, बॉडी पे एक्सीलरेशन 0 है, तो भले ही बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, वो इक्विलिब्रियम ही कहलाती है। ऐसा लिख दीजिए, a body moving in straight line with constant velocity, the body moving in a straight line with constant velocity is also said to be in equilibrium. Body moving in a straight line with constant velocity is also in equilibrium.
बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है तो फिर फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो बस बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स 0, और आपसे ये भी सीख लिया इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क भी 0। अभी तक तो यही पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स 0, आज ये भी पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क 0। तो वही वो कह रहा है कि द बॉडी हैज नाइदर, कहता है, और इक्विवेलेंटली द बॉडी हैज नाइदर लीनियर एक्सीलरेशन। हाँ, अगर टॉर्क नहीं है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है। मुझे यही भी लिखवाना था, ये फिर से लिख दीजिए आप, फिर से लिख दीजिए कि बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अब हम ऑफ कोर्स अज्यूम कर रहे हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की ही बात हो रही होगी। A body is in mechanical equilibrium. Which of the following remain constant? Which of the following remain constant? Number 1, linear momentum. Number 1, linear momentum. Number 2, angular momentum. Number 2, angular momentum. Number 3, linear acceleration. Number 3, linear acceleration. Number 4, angular acceleration. Number 4, angular acceleration. Number 5, all of the above. जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? जब टॉर्क ही नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहां से होगा? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ना तो अगर फोर्स नहीं है, अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 है, और अगर टॉर्क नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। फिर वही कह रहा है, दिस मींस दैट नंबर 1, टोटल फोर्स that is the vector sum of forces on the rigid body is 0, the summation of F is equal to 0 हमने लिख दिया है। Total force on the body is 0, then the total linear momentum of the body does not change with time. It gives the condition for the translational equilibrium of the body. Number 2 में कह रहा है total torque, that is the vector sum of all the torques acting on the rigid body is 0. If the total torque on the rigid body is 0, the total angular momentum of the body does not change with time. This gives the condition for the rotational equilibrium of the body. यहाँ तक हम आपको समझा चुके थे। अब कह रहा है one may raise a question whether the rotational equilibrium condition remains valid if the origin with respect to which the torques are taken is shifted. ये थोड़ी एडवांस बात है। कहता जिस पॉइंट के आपने अबाउट पहले दो सारी टॉर्क निकाली थी सिस्टम की, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जिस पॉइंट के अबाउट आपने पहले टॉर्क निकाली थी अगर वो शिफ्ट कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? ये थोड़ा सा अर्ली आ गया डिस्कशन, थोड़ा शायद और बाद में होना चाहिए था। One may raise a question whether the rotational equilibrium condition remains valid if the origin with respect to which the torques are taken is shifted. One can show that if the translational equilibrium condition holds for a rigid body, then such a shift of origin does not matter. That is, a rotational equilibrium condition is independent. अभी तो इस बात को आप लिख दीजिए, थोड़ा बहुत यूजफुल स्टेटमेंट भी है, पर इसको हम ज्यादा समझ नहीं पाएंगे जब तक कहीं इसको लाइव किसी क्वेश्चन में अप्लाई करके नहीं दिखाया जाएगा। 2 स्टार लगा के एक पॉइंट लिख तो दीजिए कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन is independent of the location of the origin, is independent of the location of the origin about which the torques are taken, about which the torques are taken. वो कह रहा है एग्जाम्पल 7.1 7.7 इस बात को समझाएगा, तो तभी हम बाद में देखेंगे, जब ये समझाएगा तब ध्यान से हम बात करेंगे। 7.7 की बाद में है वो क्वेश्चन, तो फिलहाल इस बात पे ज्यादा ध्यान ना दें। उसने कुछ कहा तो है कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी में हो रहा हो तो फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आएगी। ये बात मैं और क्लियर आपको उस क्वेश्चन में ही करूंगा, अभी आप इसे इग्नोर करें तो समझदारी होगी। ऐसे बहुत सारा शुरू में इग्नोर करके ही आगे बढ़ते जाना चाहिए बस। ये था एग्जांपल 7.7 gives a proof of this result in a special case of a couple. अब हेडिंग क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट इज अ कपल? व्हाट इज अ कपल? तो इन्होंने एग्जैक्टली डिफाइन तो नहीं किया, पर मैं बोल देता हूं कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी,
to equal and opposite forces acting on a rigid body. वैसे इसने कह तो दिया है, ये बात इसने कह तो दी है बड़ी चालाकी से, बड़े गहरे शब्दों में इसने कह तो दिया है, क्योंकि अगर इक्वल और ऑपोजिट नहीं होंगे तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी ना। ये वर्ड उसने यूज तो किया है, क्या आप अगली लाइन में लिख दीजिए कि when a couple acts on a body, when a couple acts on a body, the body is in translational equilibrium. When a couple acts on a body, the body से मतलब हमारा rigid body है, when couple acts on a rigid body, it is in translational equilibrium. ये अच्छी गहरी बात है कायदे से, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे इतने गहरे घुस के नॉर्मली सवाल आते तो नहीं 2021 में आ तो गए पर नॉर्मली नहीं आते हैं। उन्हें लेंदी भी पेपर बनाना है तो फिर वो ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ये डाल सकते हैं। अगर ये करने भी हम तो और बाद में करेंगे, अभी तो मेन एस्पेक्ट आपका मेन ध्यान न्यूमेरिकल पे और फॉर्मूले पे और न्यूमेरिकल पे, थियरी पे ना। नहीं तो इन बारीकियों में घुसने चले गए तो आप कभी असली चीज तक जा ही नहीं पाएंगे, और असली चीज है न्यूमेरिकल। तो ये इक्वल फोर्सेस है और ऑपोजिट फोर्सेस है, ये दोनों मिलके बोलते हैं, हम इन दोनों को मिलके बोलते हैं कपल बना रहे हैं। ऑपोजिट है ना, इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये कपल बना रहे हैं। और इस समय अगर मैं पूछूं कि समेशन ऑफ फोर्स कितना है, तो भैया अगर इसको मैं प्लस एम, यदि ये मैं प्लस एफ, इसको मैं प्लस एफ जे कैप कह सकता हूँ, तो इसको मैं एफ माइनस जे कैप कह सकता हूँ, क्योंकि यदि प्लस वाई एक्सिस में है तो ये माइनस वाई एक्सिस में है, तो समेशन ऑफ एफ तो हो जाएगा एफ प्लस जे कैप प्लस एफ माइनस जे कैप, यानी कि ये तो एफ जे कैप माइनस एफ जे कैप आ जाएगा, ये तो जीरो ही आएगा। और अगर समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो है तो हाँ बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी पे कम से कम 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रहे होंगे। तो फोर्सेस, जब 2 फोर्सेस अगर बॉडी पे काम कर रहे हैं और बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्सेस कपल बनाते हैं। इससे ज्यादा डीप में इसके बारे में अभी कुछ ना सोचा जाए। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं और बस इसलिए समेशन ऑफ फोर्स जीरो होता है, इतना काफी है। और क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स जीरो है इसलिए बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसने कहीं यहाँ बोल्ड तक कुछ नहीं किया है, तो आप हम इस पे क्यों ज्यादा ध्यान दें। बारीकियां एकदम शुरू में नहीं सीखनी चाहिए, नहीं तो चीजें बड़ी लंबी हो जाएंगी और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका। डोंट गो इनटू द फाइनर पॉइंट्स इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ। कपल को इतना ही याद कर लें, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और हाँ समेशन ऑफ फोर्स जीरो होता है। और क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स जीरो होता है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब अगर खाली ये फोर्स बॉडी पे काम करता ना तो बॉडी यहाँ चल जाती, यहाँ चली जाती। अगर खाली ये फोर्स बॉडी पे होता ना, ये फोर्स होता ना बॉडी पे, तो बॉडी इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती। कुछ तो होता है इसमें, आगे भी आती ही आती। अगर एक बॉडी पे एक नेट फोर्स है तो उसमें ट्रांसलेशन होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये लाइन एक लिख दीजिए आप। if a net force acts on a body, if a net force acts on a body, if a net force acts on a body, then its translatory acceleration motion, its motion will be translatory and accelerated. Its motion will be translatory and accelerated, definitely, necessarily. अगर एक नेट फोर्स है तो ट्रांसलेशन होगा और एक्सेलरेशन होगा, और भी कुछ हो सकता है पर कम से कम इतना तो होगा ही होगा। तो कपल की बात फिलहाल तो हम कर रहे हैं, और कपल में तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं और बस इसलिए ट्रांसलेशन नहीं होता इसमें। शायद ये कहना गलत है कि अगर एक बॉडी पे कपल काम कर रहा है तो बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स मतलब सिंगल फोर्स। लिख दीजिए अगेन, अगर गहरी बातों में जाना ही है आपको तो लिख दीजिए दोबारा, शायद इनको ज्यादा आप ना पढ़ें, कभी कभार 2-4 महीने बाद इसको रेफर करेंगे तो आपको गहरे पॉइंट्स आपकी कॉपी में मिल जाएंगे, और बार बार कॉपी पढ़ेंगे तो आप इन्हीं में उलझे रह जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पे जा नहीं पाएंगे। एक लाइन तो लिख दीजिए, if a couple acts on a body, if a couple acts on a body, it is wrong to say that body is acted upon by a force. If a couple acts on a body, it is wrong to say that
body is acted upon by a force. अ को अंडरलाइन कर सकते हैं by a force. अब फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स होता तो ट्रांसलेशन होता। ये अब फोर्स जब मिलके कपल बना रहे हैं तो इनका नाम फोर्स ना लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। कपल और फोर्स कह सकते हैं आप, पर फोर्स ना कहें। अब फोर्स तो बिल्कुल ही ना कहें। फोर्स से मिलके ही कपल बना है, पर अब ये फोर्स नहीं रहा, क्योंकि यदि ये फोर्स होता तो ट्रांसलेशन को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता था। सीसॉ पे आप बैठे हैं, सीसॉ पे मे बी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब दोनों तरफ हो गए, एक बॉय इधर बैठा है सीसॉ पे, एक बॉय इधर बैठा है सीसॉ पे, और ये घूम नहीं पा रहा है, ये रोटेट नहीं हो पा रहा है। इधर ज्यादा वजन है तो इधर घूम जाता है, इधर ज्यादा वजन है तो इधर घूम जाता है, तब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और इस पे दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, अच्छा इक्वल एंड ऑपोजिट तो अभी मैंने वाला केस मैंने शायद गलत ले लिया एग्जांपल, बट एनीवे एक अकेला फोर्स होता तो ट्रांसलेशन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। ये सीसॉ वाले एग्जांपल में तो कपल में तो मेरे को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है। खैर मैं आपको केवल यही कह रहा हूं कि अगर कपल है तो कोशिश करिए रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द स्टेटमेंट दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। आपके दिमाग में है टू फोर्सेस, पर आपके मुंह से निकल रहा है अ फोर्स। आपके दिमाग में कुछ और होता है और आपके मुंह से निकलता कुछ और है, और वहीं से सिली मिस्टेक का जन्म होता है। कहता है बस ठीक है, दिस इक्वेशन बोथ द वेक्टर्स दे आर इक्वल टू 3 स्केलर। अब वो फिर वो फालतू बातें कर रहा है कि अगर 4 0 है, फिर से मैं लिख सकता हूं, फिर से हेडिंग दे देता हूं, कंडीशंस ऑफ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली तो हमने कहा समेशन ऑफ 4 0, तो उसका ये मतलब है समेशन ऑफ fx प्लस समेशन ऑफ fy प्लस समेशन ऑफ fz 0। तो अलग से तीन इक्वेशन हमें बना सकते हैं। एक इक्वेशन समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन और समेशन ऑफ x और 0 इज इक्वल टू तीसरी इक्वेशन। कहता है x डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हों अकेले, तब उनके रिजल्टेंट को भी 0 से इक्वेट कर देना। y डायरेक्शन में जितनी ऑफ कोर्स सारी की सारी वेक्टर इक्वेशंस, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर मैं इसमें एरो लगाऊं या ना लगाऊं, मेरा तात्पर्य इसके वेक्टर होने से ही है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर बॉडी में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है तो कायदे से तुम 3 इक्वेशंस लिख सकते हो इसकी। यूजुअली हमें इसकी 2 इक्वेशंस तक की कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। अगर ऐसे एक बॉडी रखी हो, ये मे बी P है और ये फ्रिक्शन है, शायद ये फ्रिक्शन है, चलो ये मैं बोल देता हूँ म्यू n है, ये mg है और ये n है, तो मैं एक बार बोलता हूँ समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, यानी वर्टिकल फोर्सेस का वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन बनती है। फिर मैं बोलता हूँ समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोलता हूँ कि जो फोर्सेस हैं जरूर वो p माइनस म्यू n इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन मैंने ऑटोमेटिकली ले ली। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मैंने नेगेटिव कह दिया, तो समेशन ऑफ fx 0 हो गया। तो इसके दो इक्वेशंस तो हम कभी-कभी लिख ही लेते हैं। एक इसकी x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन अलग लिखी जा सकती है कि इधर के फोर्सेस इज इक्वल टू इधर के फोर्सेस। एक इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन इधर लिखी जा सकती है कि ऊपर के फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे के फोर्सेस। ये इक्वल टू वाला ही ऑप्शन से तो अच्छा है। समेशन ऑफ fx में अगर आप लेफ्ट के फोर्स को राइट के फोर्स से इक्वेट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 में समेशन ऑफ fx में आप डायरेक्ट ये कहें कि हॉरिजॉन्टली लेफ्ट का फोर्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टली राइट का फोर्स, तो फिर आपको एक वेक्टर होने का एहसास आप बुला सकते हैं। ऑल सारे फोर्सेस का सम टुवर्ड्स राइट इज इक्वल टू सारे फोर्सेस का सम टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फिर आप इनके वेक्टर होने के एहसास को भुला सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट बोल के आपने उनकी डायरेक्शंस का असर ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया है। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए ये 3 इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं, और हम इसमें तो फिर भी 2 तो लिख ही ले सकते हैं। अगर रोटेशनल की बात करें, कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो समेशन ऑफ टॉर्क की बात करते हैं कि भाई समेशन ऑफ टॉर्क 0 होना चाहिए। तो टॉर्क x डायरेक्शन में, टॉर्क y डायरेक्शन में और टॉर्क z डायरेक्शन में 0 होनी चाहिए। इसका मतलब इंडिविजुअली, इसका मतलब तुम शायद ऐसा बोलोगे कि भाई टॉर्क इन x डायरेक्शन i कैप प्लस टॉर्क इन y डायरेक्शन j कैप प्लस टॉर्क इन z डायरेक्शन k कैप
should be equal to 0, ऐसी इक्वेशन आएगी। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये टर्म भी सेपरेटली 0 और ये टर्म भी सेपरेटली 0 और ये टर्म भी सेपरेटली 0 है। ईच टर्म should separately be 0, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस ही अलग-अलग है ना। Each term should separately be 0. तो summation of x डायरेक्शन में टॉर्क भी 0 आना चाहिए, y डायरेक्शन में भी सारी टॉर्क का सम 0 आना चाहिए और z डायरेक्शन में भी सारी टॉर्क का सम 0 आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको एक कॉपी में लिख जरूर लें, पर दिस इज नॉनसेंस। 50% से ज्यादा मैटर फर्स्ट रीडिंग में तो नॉनसेंस आपको कहना ही चाहिए, ये आपका फ्लो बिगाड़ देगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। थोड़ा बहुत समझ लिया कि हाँ ये चाह क्या रहा है और सीधे आगे बढ़ गए। एनसीईआरटी पढ़ना तो अब कंपलसरी मान लीजिए। फिजिक्स में भी 2021 में सारे सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही कहला सकते हैं। मोस्टली तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट के ही सवाल है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के नहीं। या तो सॉल्व एग्जाम्पल है या इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रहा मैं। इसलिए कायदे से तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पर वो भी एट अ वेरी लेटर स्टेज, जब आपका टॉपिक समझ में आ चुका हो। टॉपिक समझने के लिए आप फिजिक्स में एनसीईआरटी ना पढ़े, कभी भी नहीं समझ सकते। जब बढ़िया सब हो चुका हो, रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आ चुका हो, न्यूमेरिकल आपसे थोड़े सिंपल वाले बन जाते हो, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप। बाद में बिल्कुल बाद में एनसीईआरटी पढ़ना काफी आसान रहता है। और अपन तो खैर अगर आप साथ साथ कर रहे हो, मैं तो एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं देगी। तो ये लाइन जितनी भी दी है, इसने ये पैराग्राफ, लास्ट वाला पैराग्राफ कचरा ही है, इसको कचरा बोलते हैं, आपको आना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। फिर कहता है 7.31 ए में और 7.31 बी में 6 इंडिपेंडेंट कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास 6 इक्वेशन होनी चाहिए। एक्स डायरेक्शन में 40, वाई डायरेक्शन में 40, जेड डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन 0, एक्स डायरेक्शन में टॉर्क का समेशन 0, वाई डायरेक्शन में टॉर्क का समेशन 0 और जेड डायरेक्शन में टॉर्क का समेशन 0। पर इतनी जरूरत एक्चुअली पड़ती नहीं। 6 इक्वेशन बनाने लगे तो एक सवाल आधा घंटा खा जाएगा। कहता है इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर को-प्लेनर, एक ही प्लेन में होते हैं। ज्यादातर फोर्सेस एक ही प्लेन में होते हैं, जैसे कि बस ठीक है, मतलब एक्स को-प्लेन मतलब उसमें एक्स या वाई वेक्टर होता है बस। अब इसीलिए हमने एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख के आपको दिखा देते हैं। ज्यादातर जो फोर्सेस सिचुएशन, जो सिंपल सिचुएशन, हम लोग तो सिंपल सिचुएशंस पढ़ते हैं, तो सिंपल सिचुएशन जो फोर्स होते हैं वो एक ही प्लेन के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक फोर्स यहाँ है बोर्ड के प्लेन में और एक ऐसा बाहर झांक रहा है। तो सिंपल सिचुएशंस ही हमें दी जाती है, और अगर दी भी जाती है कॉम्प्लेक्स, तो हम तो शुरू में सिंपल ही पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, छोड़ दीजिए, यही बोलिए कि हम तो शुरू में सिंपल ही पढ़ेंगे ताकि टॉपिक हमें टफ ना लगे। Then we need only 3 conditions. कहता है in a number of problems all the forces acting on the body are coplanar, then we need only 3 conditions to be satisfied for mechanical equilibrium. 2 of these conditions correspond to translational equilibrium. ज्यादातर मतलब आपको जो न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे उसमें आपको मैं लिखवा सकता हूँ, लिख देता हूँ, पर कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन के ही थ्रू लिखूंगा, अच्छा सभी रूप से क्वेश्चन के थ्रू बात करता हूँ। कहता आप एक तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करना, एक वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करना और एक टॉर्क को इक्वेट करना। तो पढ़ देता हूँ। कहता 2 of these conditions correspond to translational equilibrium. 2 डायरेक्शन में आप फोर्सेस को के समेशन को 0 कहते हैं। The sum of the components of forces along any 2 perpendicular axes in the planes must be 0. इसको हम कुछ ध्यान नहीं देंगे, सवाल से ही सीखेंगे इसके बारे में। थर्ड कंडीशन corresponds to rotation. कहता 6 की बजाय आपकी ज्यादातर 3 इक्वेशन काफी होंगी, तो सवाल ही सिखाएगा हम अभी क्या बात करें। कहता sum of components of torques along any axis perpendicular to the plane of forces must be 0. इन लाइनों को हम पूरी तरह भी इग्नोर कर रहे हैं। हमें ये समझ में आया, हम तो भी 6 कंडीशन 6 इक्वेशंस की बात करते हैं। जब सफिशिएंट डेटा नहीं होगा तो हम 3 ही इक्वेशन बनाएंगे। अगर सिर्फ x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की बात कर रहा है तो मैं समेशन ऑफ f z, उसने फोर्सेस ही नहीं दिए मुझे z डायरेक्शन, तो मेरी z डायरेक्शन की इक्वेशन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, तो आप जब सवाल आएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन कौन से फोर्सेस को मैं 0 से इक्वेट करूं और कौन से टॉर्क को मैं 0 से इक्वेट करूं। तो मोस्टली आपका 3 इक्वेशन से काम चल जाएगा, एक x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, एक y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम और एक टॉर्क्स
का इक्विलिब्रियम, एक इक्वेशन टॉर्क वाली होगी, दो इक्वेशन फोर्सेस वाली होगी, ठीक है। कहता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी मे बी कंपेयर्ड विद दोस फॉर अ पार्टिकल। रिजिड बॉडी और पार्टिकल की इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइनली उसका बोथ द सेम। तो ये ज्यादातर इसलिए इग्नोर ही करना चाहिए कि रिजिड बॉडी की बात कर रहा है कि पार्टिकल की बात कर रहा है। 90% केसेस में आपको इस बात को इग्नोर ही करना चाहिए। The conditions for equilibrium of a rigid body may be compared with those for a particle which we considered in earlier chapters. बात ही खत्म हो गई। Since consideration of rotational motion does not apply to a particle, only the conditions for translational equilibrium apply to a particle. कुछ फर्क बता तो रहा है कि एक पार्टिकल में रोटेशन नहीं होता, एक रिजिड बॉडी में रोटेशन होता है, ठीक। Only the condition for translational equilibrium apply to a particle. ये सब एप्लीकेशन में सीखी जाएंगे, बातों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। Thus, for equilibrium of a particle, the vector sum of all the forces on it must be zero. Since all these forces act on a single particle, they must be concurrent. ये जरूर हम समझा सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, what is the meaning of concurrent forces? All the forces acting on a point, the forces acting on a point, उनको concurrent कहते हैं। The forces acting on a point are concurrent. जैसे कि ये एक क्वेश्चन पढ़ाया जा सकता है आपको कि हमने ये यहाँ एक मास टांग दिया और यहाँ एक फोर्स लगा दिया, यहाँ एक टेंशन है मे बी T1 जो कि mg के कारण पैदा हुई, यहाँ एक टेंशन है T2। तो ये इस पॉइंट पे इसको हम नॉट कह सकते हैं, घटांक कह सकते हैं। इस पॉइंट को यूजुअली नॉट कह देते हैं, घटांक कह देते हैं, हालांकि यहाँ नॉट बनी तो नहीं है, पर इस पॉइंट पे ये जो फोर्सेस है एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं और इनको कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाता है। और इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं उसे कह सकता हूं कि वेक्टर T1 प्लस वेक्टर T2 प्लस वेक्टर F, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, इनका वेक्टर सम 0 है। ये नॉट अपने आप में ये एक पार्टिकल कहा जा सकता है, एक पार्टिकल है जो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है मतलब उसके सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। ऐसी कोई इक्वेशन बनाएंगे, मैथमेटिक्स से ही सीखेंगे। बहुत कायदे से तो फिजिक्स को मैथमेटिक्स से ही सिखाना चाहिए। कायदे से मैथमेटिक्स को सिखाने का तरीका सीधे ये इक्वेशंस ही है, काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो बस वही कह रहा है कि the sum of the components of forces along any two perpendicular axes in the plane must be 0. अब कह रहा है थर्ड कंडीशन corresponds to rotational equilibrium. ये तो पुरानी बातें हो गई, नई बात कह रहा है sum of the components of torques along any axis perpendicular to the plane of forces must be 0. अच्छा पूरा पैराग्राफ यहाँ फिर से आ गया, नीचे कह रहा हूँ, कहता है this for equilibrium of a particle, the vector sum of, ये एक पार्टिकल है जहाँ पे ये तीन फोर्स काम कर रहे हैं। Thus for equilibrium of a particle, the vector sum of all the forces on it must be 0. ये अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है, मतलब ये 0 नहीं होगा, वेक्टर सम 0 होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन पे आपको ये कहना चाहिए कि T1 plus T2 plus F is not equal to 0. इनका वेक्टर सम 0 है। एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन आप कर सकते हैं कि इनका वेक्टर सम 0 है, इनका सम 0 नहीं है, इनका वेक्टर सम 0 है। इस पर न्यूमेरिकल, इस पे क्वेश्चन आया है पेपरों में, पर ये सब पुराने चैप्टरों की बात हो गई। Thus for equilibrium of a particle, the vector sum of all the forces on it must be 0. Since all these forces act on the single particle, they must be concurrent. Equilibrium under concurrent forces was discussed in earlier chapters. A body may be in partial equilibrium, that is, it may be in translational equilibrium and not in rotational equilibrium, or it may be in rotational equilibrium and not in translational equilibrium. इसका भी डिस्कशन कोई खास मीनिंगफुल नहीं है, मतलब बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है। अब सीसॉ की ही बात अगर ले लें, अगर सीसॉ में यहाँ पर ये जो प्लैंक है लकड़ी का, ये अगर नीचे गिरे, ऐसा नीचे जाए, तो इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, पर ना तो ये नीचे जा रहा है और ना ये घूम रहा है। नीचे तो ये बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, तो फिक्स्ड है, तो इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हमेशा है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हमेशा है, पर ये ऐसा जब ये घूम रहा है या एक भारी बच्चा बैठ गया है, तो इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हमेशा है, और अगर यहाँ पर बैलेंस कर दिया आपने समहाउ,
तो इसमें ना तो ट्रांसलेशन है ना रोटेशन है, तो ये फुल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा लिख दीजिए, लिख तो लेते ही हैं। अब चलिए इस बात को, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, डैश करके लिख दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सर आप एक बार फिर से बता देंगे सर, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम। लिखिए लिखिए लिखिए, उसमें बात आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। उसमें पहले ही क्रॉस लगा दीजिए, लिख दीजिए नॉट इंपॉर्टेंट, नॉनसेंस भी लिख दीजिए। लिखिए a body in translational equilibrium, a body in translational equilibrium may not be in rotational equilibrium. A body in translational equilibrium may not be in rotational equilibrium. Number 2, a body in rotational equilibrium, a body in rotational equilibrium may not be in translational equilibrium. A body in rotational equilibrium may not be in translational equilibrium. और थर्ड है both। तो दोनों सही है, दोनों सही। बहुत ही फुर्सत में मैं होता और आप भी होते, मैं तो फुर्सत में ही हूं ये माना जाए, और आपको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो फिर मैं बकायदा ये एग्जांपल्स आपको लिखवाता, सिचुएशंस लिखवाता, ये क्वेश्चन पूछता कि सीसॉ पे एक बॉय है, एक ही जाके बैठ गया सीधे, तो ये इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है और कौन सा नहीं है। सीसॉ में अगर एक ही बॉय बैठे, मतलब पहली बात तो ये है कि प्लैंक तो कभी नीचे गिरता नहीं है, अपनी जगह से इसकी पोजीशन तो फिक्स्ड है जमीन से, ऐसे मूव ही कर सकता है, बस सिर्फ रोटेट ही कर सकता है, ट्रांसलेशन तो कर ही नहीं सकता। या तो पूरा सिस्टम हिंज ही उसका टूट जाए, अगर ये पूरा ऐसे टपक पड़े तो इसमें ट्रांसलेशन हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इस समय अगर वो बोले कि बॉय मैं यहाँ बैठा रहा हूँ और ये सिस्टम घूम रहा है, तो इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है और कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसमें ट्रांसलेशन तो है पर रोटेशनल नहीं है। सब बातें आइडियली हमें समझ में आनी तो चाहिए, पर नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मैं तो 2-2 घंटे आपको 6 दिन 7 दिन पढ़ा सकता, पर पढ़ा ही रहा हूं, पर बगैर सेल्फ स्टडी के कुछ पॉसिबल नहीं होता। आप पूरी कोचिंग ना ज्वाइन करें चलेगा, पर सेल्फ स्टडी से कॉम्प्रोमाइज ना करें। सेल्फ स्टडी ना हो पा रही हो तो फिर कोचिंग छोड़ देना समझदारी है। तो इस टाइप की ये बातें हैं यहाँ पर, तो आप जितना भी समझोगे वो काम वो सफिशिएंट होगा एग्जाम में। एग्जाम के लिए आपको इवन जिनके 720 में से 720 आते हैं, दे आर नॉट, दे हार्डली नो एनीथिंग इन माय ओपिनियन। मतलब परफेक्शन सब कुछ आता है उन्हें, ऐसा तो नहीं कह सकते। इंटरव्यू सुनिए, जिनके 720 में 720 आए आपको इंटरव्यू सुनिए तो आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं कि उन्हें एक लाइन आती थी, 4-5 उन्होंने रिस्क ली थी, सही चली गई। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, एटलीस्ट नॉट इन द फर्स्ट गो। इस पर्टिकुलर केस में कौन सा इक्विलिब्रियम है कौन सा नहीं है हमें मतलब नहीं है। हाँ, पार्शियल इक्विलिब्रियम भी होता है, कभी बॉडी ऐसे पूरी टपक पड़ती है, ऐसे टपक पड़ती है तो इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है, बॉडी से टपक ही पड़ती है, रोटेशन अगर नहीं हो रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसमें, और ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं। थियरी में ज्यादा इंटरेस्ट ना लें। आगे पढ़ते हैं, कहता है कंसिडर अ लाइट दैट इज ऑफ नेग्लिजिबल मास। लाइट का जब भी कहता है, ये बात मैं फिर भी कहूंगा 4 स्टार लगा के लिख दो, लाइट मींस टेक m इक्वल टू 0। जब वो क्वेश्चन कहता है कि लाइट रॉड लीजिए तो उसका मतलब है कि उसका मास इग्नोर करिए। कंसिडर लाइट, ये इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल में बात ये यूज होती है। लाइट रॉड as shown in figure this was, at the two ends A and B of which two parallel forces both equal in magnitude and are acting along same direction are applied perpendicular to the rod। ठीक है, बना लेते हैं। ये लाइट रॉड है, ये लाइट रॉड है, ये इसके दो एंड्स है A और B, और ये रॉड का मिड पॉइंट है C, और ये लेंथ उसने A बोली है और ये लेंथ भी A बोली है। यहाँ पे एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है और यहाँ पे एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है। ये शायद कोई अच्छा एडवांस केस होगा, इसमें फिर भी थोड़ी बहुत दम हो सकने की संभावना है। इसके ऊपर जो था कि पार्शियल इक्विलिब्रियम वाला, वो अगर आप नॉनसेंस नहीं कहेंगे तो फिर आपका नॉनसेंस हो ही जाना है।
you will not be able to produce a great result in the first go. अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ बढ़िया रिजल्ट देना है तो आपको सिलेक्टिव होते आना ही चाहिए, और डायग्राम वाली जो चीजें हैं, जो इक्वेशन वाली चीजें हैं, उन पे आपका फोकस ज्यादा हो। कहता है लेट्स सी विद द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी ए और सी बी इज इक्वल टू ए कह दिया, द मोमेंट ऑफ फोर्सेस एट ए एंड बी विल बोथ बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ, तो इसका हम क्वेश्चन बना लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ both the forces, calculate the magnitude and turning sense of both the forces. मैं इनिशियली इसे F1 और इसे F2 कह लेता हूं। अबाउट सी बोलना जरूरी, अभी तो अबाउट सी बोलना जरूरी है। टॉर्क आप किसके अबाउट ले रहे हैं वो हमेशा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टॉर्क ये मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेगा, मैं तो टॉर्क बोलूंगा। ये क्वेश्चन है कि इस समय आपको F1 की टॉर्क निकालनी है और उसका टर्निंग सेंस क्या है। ये टर्निंग सेंस जो है वो और ज्यादा तकलीफ देता है, यहाँ हम टफ डिस्कशन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट भी है। तो हिंदी में पहले निकालता हूँ टॉर्क ऑफ F1। टॉर्क का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। वैसे तो अभी उसके मैग्नीट्यूड्स निकाल रहा हूं, तो F1 इसका फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ाई है और C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है और इसका डिस्टेंस है A, तो आंसर है F1 into A। आपको अगर F1 की टॉर्क चाहिए तो आप F1 की लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाइए, और अबाउट C चाहिए तो C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही दिया है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस CA है, इसकी टॉर्क है F1 A। इसका जो टर्निंग सेंस है ना, अगर मुझे R क्रॉस F निकालना होता तो फिर भी मैं I J K करके कुछ निकाल लेता। इसका मुझे टॉर्क की डायरेक्शन नहीं निकालनी है, टॉर्क की डायरेक्शन तो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मुझे इसका टर्निंग सेंस निकालना है। मतलब यदि खाली F1 का प्रभाव हो, यहाँ पे F2 हो ही नहीं, तो अगर ये घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आप क्या करो, इसको थोड़ा सर्कुलर सेंस दे दो, मैं इसका डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, आप इसको घुमा के ना इसको ऐसा मोड़ दो, सर्कल दे दो, और ये सर्कल ऐसे इस तरफ चला जाए, सी की तरफ चला जाए। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगा रहे हो ना, उस फोर्स को पूरा ऐसा फोर्स को बेंड कर दो और उसको सी की तरफ सर्कुलर आर्क में मोड़ दो। अब ये जो एरो है ये शायद ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलाता है, तो आपको ये कहना है कि टॉर्क ऑफ F1 इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर F1 घुमाना चाहेगा, अगर F1 चाहेगा तो इस पूरे सिस्टम को ऐसे घुमाएगा ना, ये F1 घुमाना चाहेगा तो इस पूरे सिस्टम को ऐसे घुमाएगा। तरीका क्या है, मेथड क्या है, मेथड पे आपको 5 स्टार देने होंगे, टफ भी लिख दीजिए। टर्निंग सेंस को क्लॉकवाइज कहना और एंटी क्लॉकवाइज कहना बहुत टफ पाया जाता है, यहाँ थ्योरी इन्वॉल्व हो रही है ना, मैथमेटिक्स नहीं है। I क्रॉस J निकालना है कि J क्रॉस K निकालना है, अगर टॉर्क का डायरेक्शन निकालना हो R क्रॉस F से, तो एक्चुअली वो तकलीफ नहीं देगा आपको थोड़े समय के बाद। अगर टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है R क्रॉस F से, तो आपको वो तकलीफ नहीं देगा, और ये टर्निंग सेंस निकालना शुरू में तो तकलीफ देता है। आपको इससे लिख दीजिए कि extend the direction of force towards the center, towards the C, towards point C। फोर्स की डायरेक्शन को C की तरफ मोड़िए इन अ सर्कुलर आर्क, फोर्स की डायरेक्शन को C की तरफ मोड़ दीजिए इन अ सर्कुलर आर्क, बस बात खत्म है ना। Where C is the point about which torque of F1 is to be calculated, where C is the point about which torque of F1 is to be calculated। C वो पॉइंट है जहां F1 की टॉर्क कैलकुलेट की जाती है, तो बस F1 की टॉर्क आप निकाल चुके हैं, वो है F1 into A। मैग जब फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर सब दिया होता है डिस्टेंस, तब तो टॉर्क निकालने की, टॉर्क की मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। टॉर्क के फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये खैर सबको बहुत टफ जाता है, इसी पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला लिख पाना और उसकी डायरेक्शन लिख पाना, ये बहुत कठिन चीजें हैं, ये धीरे धीरे हम इनसे बचना शुरू कर देते हैं। इनका सामना करिए, लड़िए,
ढूंढिए टॉर्क वाले सवाल और सॉल्व करिए तो इसका डर निकलेगा। टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ ऑलरेडी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए दिया ही हुआ है, इसलिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आई थिंक इज नॉट एन इश्यू नाउ, F1 into A। और इस डायरेक्शन को तो कॉन्फिडेंस आने में कम से कम 20 सवाल आपको करने पड़ेंगे, तब डायरेक्शन में आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके पहले उम्मीद मत करिएगा, 5 सवाल में मत चिड़चिड़ाइएगा कि अरे यार ये तो बेकार टॉपिक है। अगर पता है बेकार है तो दो ना, टाइम दो, करना तो है, इसके करे बगैर तो सिलेक्शन होना नहीं है। इसके पहले की जो थियोरी है कचरा पूरी लगातार वो छोड़ दो, सारा ध्यान केवल इस पर दो कि यार अगर ये घुमाएगा तो ये यहाँ लाने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली क्या होता है मालूम है, अल्टीमेटली ये रॉड ऐसी हो जाती है ना, अगर खाली ये रॉड होता अल्टीमेटली ऐसा हो जाता है, इसको इसके नीचे आना है अल्टीमेटली। खैर वो बस यही तरीका सही है, समझने की जरूरत नहीं है। तरीका है कि F1 से जिसकी टॉर्च है ना उसको उठा के आर्क बनाते हुए सी की तरफ ले चलो, बस खत्म, इतनी सी सिंपल बात है। ये लाइन ध्यान दे दी, खाली इसी पे ध्यान दे दिया। ये आज के चैप्टर आज की क्लास की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, टॉर्क का टर्निंग सेंस। हाँ बोलिए। सर तो ऐसा बोल रहे हैं ना कि F1 का टॉर्क निकाल रहे हैं तो जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं उसकी तरफ करना है ना? हाँ उसकी तरफ करना है, ओके सर। इसको इसकी तरफ ले जाना है, पर ऐसे नहीं ले जाना है, ऐसा घुमा के ले जाना है, बस बात खत्म, इतना ही है, इतना ही है। और ये सबसे टफ काम है इस पूरे चैप्टर का, मेरे ख्याल से सबसे टफ काम, सबसे इरिटेटिंग काम, जिससे सब लोग अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं, वो यही है, टॉर्क का टर्निंग सेंस। तो ये तो हो गया F1 की टॉर्क, और मैं पार्ट बी करता हूँ, कैलकुलेट द टॉर्क एंड टर्निंग सेंस ऑफ F2। F2 खाली जब मैं डायरेक्ट टॉर्क कह रहा हूँ तो मेरा उसका मतलब शायद मैग्नीट्यूड से है, वो ऑप्शंस बता देंगे कि मेरा मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हो गया F2 into A। F2 into A ये फोर्स है, और ये आप फोर्स, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाइए, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाइए, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो गया F2 into A। F2 into A, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर अब आपको टर्निंग सेंस चाहिए तो F2 को A से जोड़ दीजिए, पर ऐसे नहीं ऐसे, और ये एरो अगर यहाँ खड़ी होती तो क्लॉकवाइज घूमती, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो एरो आप बनाते हैं, एरो बनाना है आपको, फोर्स को सेंटर के सी के अबाउट ले जाओ, सी से मिला दो घुमाते हुए, छोटा एरो यहाँ से नहीं जाना है, छोटे एरो से जाना, क्योंकि अगर यहाँ पे सी सॉ पिवटेड है, यहाँ हिंज्ड है, और इधर कोई मैं वेट रखूंगा तो पूरा ऐसे, तो पहले प्लैंक स्टेशनरी था, पर मैंने जब यहाँ फोर्स लगाया तो ऐसा घूम गया। तो ये वाला एरो तो क्लॉकवाइज ही कहता है, घड़ी तो ऐसे ही घूमती है, ये घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज। इन लोगों ने जो केस किया है उसमें दोनों फोर्सेस बराबर है, इन्होंने F1 और F2 बराबर लिए, दोनों फोर्सेस बराबर लिए, तो अब इसका जो टॉर्क है वो है प्लस F है इस तरफ, और इसका टॉर्क है माइनस F है इस तरफ। मतलब अभी मैं पढ़ता हूँ, माइनस F कहने की जरूरत नहीं, अगर मैंने डायरेक्शन मार्क कर दी है, मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ और डायरेक्शन मार्क कर दी है अगर मैंने, तो मैं उसे नेगेटिव ना कहूँ, जहां डायरेक्शन में डायग्राम में न दिखा पा रहा हूँ अलग से, वहां मैं उसको नेगेटिव कहने की मुझे जरूरत पड़ती है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अगर मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया और डायरेक्शन अलग से डायग्राम में दिखा दी, तो डायग्राम में उस चीज को आप नेगेटिव मत कहिए, क्योंकि आप उसकी उल्टी डायरेक्शन दिखा तो रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में F है और ये इस डायरेक्शन में F है। जब डायग्राम सामने न हो तब आपको एक को प्लस F और एक को माइनस F कहना पड़ेगा। तो खैर ये हो गया, डायग्राम पे ही मैं आ रहा हूँ कि लेट्स सी विद द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये सब हो गया, द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एट A and B will both be equal and opposite, but opposite in sense as shown. The net moment of the rod will be zero. The system will be in rotational equilibrium, but it will not be in translational equilibrium. हाँ सही भैया, ठीक है। तो अभी तो इसका रूल ये है, इसमें एक कन्वेंशन होती है, खैर इसने अभी नहीं बोला तो मैं अभी क्यों बोलूं, मैं भी बोलता हूँ, अलग से बोलता हूँ, क्वेश्चन कह देता हूँ कि कैलकुलेट, ये डायग्राम बना के बोल देता हूँ कि कैलकुलेट दी नेट
torque, net torque of both the forces about C, net torque of both the forces about C. तो वेक्टर सम चाहिए अपने को, टाउ 1 चाहिए प्लस टाउ 2 चाहिए। एक अगर मैं प्लस Fa कह रहा हूँ तो दूसरा मैं माइनस Fa कह कहूँगा तो नेट टॉर्क 0 है। और जब नेट टॉर्क ही 0 है तो रोटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जब नेट टॉर्क 0 है, टॉर्क ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करती है। टॉर्क एंगुलर या रोटेशनल एक ही बात है। टॉर्क नहीं है तो रोटेशनल एक्सेलरेशन 0 है और पहले से भी नहीं था। तो दिस इज द केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगला पार्ट इसका अच्छा आएगा, पार्ट अगला नेक्स्ट पार्ट है कि वेदर द बॉडी इज आल्सो इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, पर क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका। ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, पर क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है? उसके लिए हमें कहना पड़ेगा कि भाई हम तो समेशन ऑफ फोर्सेस देखते हैं, तो समेशन ऑफ फोर्सेस तो 0 नहीं है। अगर ये प्लस एफ कैप है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ये फोर्स भी पॉजिटिव है और ये फोर्स भी पॉजिटिव है। The body is not in translational equilibrium because the net force acting on the body is 2F downwards. Body पे जो net force है वो 2F है downwards. Body पे net force 0 नहीं है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था जी। सर पहले टॉर्क के केस में एक पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे ना, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक इधर घुमाना चाह रहा है और एक उधर घुमाना चाह रहा है, तो ये टॉर्क्स ऑपोजिट हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। और फोर्स दोनों ही नीचे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव लेंगे। हाँ, फोर्स दोनों ही नीचे एक्ट कर रहे हैं तो फोर्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। आप चाहो तो दोनों को माइनस जे कैप कह दो और आप चाहो तो दोनों को पॉजिटिव कह दो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। इतना तो पक्का है कि फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। फोर्सेस तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पर टॉर्क एक दूसरे के विरोध में काम कर रही है। ये अगर चाह रही है कि इसकी टॉर्क अगर पूरे सिस्टम को यहाँ ले जाना चाह रही है, तो इसकी टॉर्क पूरे सिस्टम को यहाँ ले जाना चाह रही है। द टॉर्क्स कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। इसकी टॉर्क चाह रही है सिस्टम ऐसे घूमे और इसकी टॉर्क चाह रही है सिस्टम ऐसे घूमे, then the two torques cancel each other. But here both the forces are acting in same direction, so both the force will try to calculate, will try to create translatory acceleration in the body. Forces same direction में हैं, so they are additive, and the turning senses are in opposite direction, so they are subtractive. फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स 0 नहीं है, इसलिए ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है। इसमें क्वेश्चन अलग से हम फिर से दोबारा एक क्वेश्चन बना के देते हैं, फिर से एक क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए अब की बार क्वेश्चन बनाना ही है तो ऐसा बना देते हैं, ये सी है, इसको बी बोल देते हैं, इसे ए बोल देते हैं, इसे एफ बोल देते हैं और इसे एफ बोल देते हैं और पूछते हैं आपसे कि बताइए दिस बॉडी इज इन नंबर 1 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। तो ये बॉडी केवल रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। बताना पड़ेगा अबाउट सी, पॉइंट बताना पड़ेगा फिलहाल। सी के अबाउट ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसकी टॉर्क ऐसी होगी और इसका टर्निंग सेंस ऐसा होगा। तो रोटेशन तो नहीं हो पाएगा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, पर दोनों मिला के इसको ऊपर उठा लेंगे तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन फिर भी पेपर में आ सकते हैं एनसीईआरटी की लाइनों पर। ये एनसीईआरटी की लाइनें काम की हैं। बहुत आइडियली बात करूं मैं तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन काम की है, पर क्या आप उतना कर सकते हो? और उस चक्कर में कहीं न्यूमेरिकल से कॉम्प्रोमाइज मत कर जाना। 21 का पेपर एक बार रोज देखना, एक बार रोज 21 के पेपर पे नजर मारना, 20 के पेपर को अब एक बार भी मत देखना। कहानी पूरी बदल चुकी है। एंड लेट अस बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस। दिस इज द लेंथीएस्ट एवर पेपर
पर हमने डिस्कस किए आपके सामने, इनके सवाल बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। दरावरा एनसीईआरटी, अच्छी बात कम से कम यह है कि एनसीईआरटी में से ही पूरा पेपर बनाया गया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फिर भी थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड बातें पूछ तो रहा है। ये बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप कीजिएगा। और इसका अगला केस ऐसा ही है जो नेक्स्ट फिगर 7.20 बी में उसने बनाया है, वैसे मैं यही क्वेश्चन देता हूँ। ये एफ है, ये एफ है, ये सी है, और फिर से वही क्वेश्चन है कि अबाउट सी द बॉडी इज इन, ये जो बॉडी है लाइट रॉड, इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, लाइट रॉड द बॉडी इज इन। डायग्राम में दिख रहा है कि इसके दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। द बॉडी इज इन, नंबर 1 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 बोथ। अब दोनों इक्विलिब्रियम में से कोई एक ही इक्विलिब्रियम है अगर, तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है। अलग से पार्शियल इक्विलिब्रियम का नाम यूजलेस है। यहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम है और कौन सा नहीं है, हाँ ये अपने आप में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल आपको 3 स्टार इस पे देने चाहिए। अब क्या है जरा देखो कि पहले तो मैं चेक करता हूँ कि क्या समेशन ऑफ एफ 0 है। तो हाँ यार, अगर एक फोर्स पॉजिटिव है और एक फोर्स नेगेटिव है, मैं तो बोलूंगा कि यार ये फोर्स प्लस एफ जे कैप है और ये फोर्स माइनस एफ जे कैप है। हियर द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। पिछले केसेस में मैं ये नहीं कह सकता था कि फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो बड़ा काम का डिस्कशन चल रहा है। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। पिछले केसेस में फोर्सेस इक्वल है, सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो हाँ ये समेशन ऑफ एफ 0 है, और समेशन ऑफ एफ 0 है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, पर एक ऑप्शन बोथ भी दिया है, इसलिए मुझे बड़ा क्रिटिकल ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम को सोचना पड़ेगा। समेशन ऑफ 4 0 है, समेशन ऑफ 4 0 है, इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है। इस बॉडी की जगह में ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये बॉडी उठने वाली नहीं है। ये बॉडी जिसपे दोनों फोर्सेस ऊपर काम कर रहे हैं, ये ऊपर उठेगी और उठेगी। जिसपे दोनों फोर्सेस नीचे काम कर रहे हैं, ये नीचे बॉडी बैठेगी ही बैठेगी। पर ये बॉडी में फोर्स है ही नहीं, तो ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। फोर्स है ही नहीं तो ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। ओके, रोटेशन की बात देखते हैं। तो यार देखो, इसकी जो टॉर्क है वो F into A है, तो अगर डिस्टेंस A है तो, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो इसकी टॉर्क भी F into A है। और देखता हूँ कि इसकी टॉर्क कहाँ है, C से जोड़ता हूँ, जरा ऐसे घुमा के जोड़ देता हूँ, तो शायद घड़ी ऐसे घूमती है, नहीं सॉरी, घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। और इसकी टॉर्क के लिए इसको ऐसे घुमा के यहाँ जोड़ देता हूँ। ये सबसे कठिन काम मान रहा हूँ मैं आज की पूरी क्लास का। इसको क्लॉकवाइज कह पाना और एंटी क्लॉकवाइज कह पाना मोस्ट इरिटेटिंग काम है। ये फिलहाल क्लॉकवाइज, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो सेम है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो सेम है, F into A, टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो सेम है, F into A, पर एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। एक कह रहा है रॉड से तो पूरी यूं उठ चलो, और अच्छा नहीं, यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज होगा शायद। एंटी क्लॉकवाइज और है। दोनों टॉक एंटी क्लॉकवाइज। यस ये सर। इधर घुमा रहा है और ये भी इधर घुमा रहा है। डायग्राम तो मैंने ठीक बनाया था, पर मेरे दिमाग में पहले से जो बात बैठी थी मुंह से वही निकली। दिमाग में जो बात पहले आती है वही फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि डायग्राम में सब लिखा भी है, ये अच्छा जो मैंने लिखा भी गलत है। ये इधर इधर घड़ी का उल्टा डायरेक्शन है और ये भी घड़ी का उल्टा ही डायरेक्शन है। तो ये टॉर्क्स इनके एडिटिव दो लिख सकते हैं आप इसमें कि यार both the torques are, yeah, both the torques tend to rotate the body, both the torques, torque and a moment of force, both the torques tend to rotate the body in anti-clockwise sense. मेरा दिमाग ये बोलने में लगा हुआ था कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको समझ में नहीं आता, और बस वहीं उसी समय फिर लिंक टूट गया, ब्रेन से मेरा कांटेक्ट टूट गया, दिमाग कहीं और चला गया। ये घड़ी बना के देखना चाहिए कि हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, बस। तो नेट टॉर्क 0 नहीं है साहब। अब नेट टॉर्क 0 नहीं है। अगर नेट टॉर्क फाइनाइट है
तो रोटेशन होगा, मतलब बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए बोथ भी गलत है और इसलिए नन भी गलत है। सही तरीका तो ये है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आप एक सही नहीं 3 गलत प्रूफ करें, हो सके तो, टाइम परमिट करे तो। ये बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो है क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स 0 है, पर समेशन ऑफ टॉर्क 0 नहीं है। तो एक फोर्स अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो फिर बॉडी तो फिर तो इसीलिए एक स्लोगन ऐसा दिया जाता है, एक फ्रेज दिया जाता है कि कपल रोटेट्स द बॉडी। अगर ये अभी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो ये कपल है, और ये उठा करके पूरा टर्न ही कर देंगे सारी कहानी। The couple tends to rotate the body. बस ऐसा ही लिख दीजिए। Here the forces are equal and opposite. Forces equal and opposite हैं. They constitute a couple. ये equal and opposite हैं, couple हैं, एक ही घर में रहते हैं। इनमें ट्रांसलेशन तो नहीं होता, घर तो नहीं छोड़ के जाते, पर ये पूरा घुमाई डालते हैं घर में। इनमें ट्रांसलेशन तो नहीं होता, ये वहीं के वहीं बने रहते हैं। हाँ, हमेशा एक दूसरे के उल्टे ही मुंह करके खड़े रहते हैं और ब्रह्मांड में घुमा देंगे पूरे घर को। ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है पर रोटेशन हो रहा है। टेंडेंसी ऑफ कपल इज टू रोटेट द बॉडी। टॉर्क इनकी ऐड हो रही है, मोमेंट ऑफ फोर्स इनके ऐड हो रहे हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस इस समय अगर समेशन ऑफ फोर्सेस आप देख रहे हैं 0, कपल में अब हम रटना चाहेंगे कि कपल टेंड्स टू रोटेट द बॉडी, और अगर रोटेट कर रहा है इसका मतलब वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा। ये कपल है क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। इसी के बारे में इसने आगे थ्योरी कहा, पढ़ लेते हैं। that the force of B is reversed, thus we have the same rod with the two forces of equal magnitude but acting in opposite direction, upright perpendicular to the rod, one at end A and the other at end B. Here the moments of both the forces are equal but they are not opposite. They act in the same sense and cause anti-clockwise rotation of the rod. The total force of the body is 0, so the body is in translational equilibrium, but it is not in rotational equilibrium. Although the rod is not fixed in any way, it undergoes pure rotation. ये रॉड सी पे, अब की बार तो सीसॉ की बात में करता था ना, सीसॉ पे तो हम लोग यहाँ पे हिंच कर देते थे। कहता है इसको तो आप फ्री रखो, इसको कहीं हिंच मत करो, पूरी रॉड को किसी से मत सहारा दो, बस एक फोर्स तुम यहाँ लगा रहे हो तो एक फोर्स यहाँ लगा। तो अगर ये कहीं फिक्स नहीं भी है, हिंच नहीं भी है, सपोर्टेड नहीं भी है, तो भी इसमें ट्रांसलेशन नहीं होगा। फिर इस बात को इग्नोर करो। मेन तो तुम यही देखो कि इक्वल एंड ऑपोजिट अगर फोर्सेस है तो ये कपल बना रहे हैं एंड रोटेशन तो होगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। बस आगे कहता है पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक लाइन उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में कही थी कि बट इट इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, although the rod is not fixed in any way, it undergoes pure rotation, that is rotation without translation। तो एक लाइन ये लिख दीजिए, डैश करके एक लाइन लिख दीजिए। pure rotation means rotation without translation। ये लाइन ठीक है, एक स्टार देने लायक है। प्योर रोटेशन का मतलब है रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। प्योर रोटेशन तो हम पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए फिक्स्ड एक्सिस। Since the axis is fixed, there cannot be any translation। पंखे का एक्सिस फिक्स्ड है और पंखा प्योर रोटेशन की जब भी बात करें तो आपके दिमाग में सीलिंग फैन आए। जब भी प्योर रोटेशन की बात करें तो आपके दिमाग में सीलिंग फैन आए। सीलिंग फैन जब काम में प्योर रोटेशन है क्योंकि वहां ट्रांसलेशन नहीं है। अगर ट्रांसलेशन नहीं है तो इसका नाम प्योर रोटेशन है। अगर ट्रांसलेशन नहीं है तो इसका नाम प्योर रोटेशन है। और एक्सिस जब फिक्स्ड है तो ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। आगे कह रहा है पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इज नोन एज अ कपल और टॉर्क। कपल कहना चाहिए, टॉर्क तो नहीं कहना चाहिए। A couple produces rotation without translation। ये लाइन जहां आपने कपल के बारे में लिखी थी फिर से लिख दीजिए। मैंने लिखा था कि couple tends to rotate the body, वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए without translation। कपल बॉडी को रोटेट तो कर रहा है पर साफ साफ उसमें आ जाए विदाउट ट्रांसलेशन, बात ठीक है। बड़ा प्यारा लिखा है इसने, बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। A couple produces rotation without translation। कहीं कहीं कुछ बातें कुछ ज्यादा ही लंबी खींच भी दी हैं इसने, जहां मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे वो अराइव करता है। तो ये डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा है, ये वाला समझने के बाद पढ़ेंगे तो बड़ा एंजॉय करें। खेल कहता है व्हेन वी ओपन द लिड ऑफ अ बॉटल बाय टर्निंग इट
turning it, our fingers are applying a couple to the lid. डायग्राम में उसने दिखाया है कि जब आप एक बॉटल का ढक्कन खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, ये जब आप इसे खोल रहे हैं तो ये जो उंगलियां घूम रही है ना, एक उंगली इधर टॉर्क लगा रही है और एक इधर टॉर्क लगा रही है, तो दोनों का टर्निंग सेंस सेम डायरेक्शन में है और इसलिए खुल जा रहा है। ये दोनों का टर्निंग सेंस सेम डायरेक्शन में। फिर ये एग्जांपल वंस अगेन यूजलेस है। इस ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप बॉटल को जब खोलते हो तो क्या हो। बड़ा ही प्यारा पेपर है 21 का, उसे बार बार देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ट एवर थियरी आई है और बेस्ट एवर कॉन्सेप्चुअल आया है पेपर। मैं तो आपसे कहता था कि कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, इस पेपर में सब समझा दिया। न्यूमेरिकल में थियरी के एप्लीकेशन की बातें, अलग से थियरी भी बढ़िया पूछी है, अलग से न्यूमेरिकल भी बढ़िया पूछे हैं, और लॉजिक से जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है वो फिर कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल कहला रहा है। Here, when we open the lid of a bottle by turning it, our fingers are applying a couple to the lid. Another known example of a compass needle in the Earth's magnetic field as shown in the figure this much. The Earth's magnetic field exerts equal forces from the north and south pole. The force of the north pole is towards the north and the south is towards the south, except when the needle points in the north-south direction. The two forces do not have the same line of action. There is a couple acting on the needle due to Earth's magnetic field. इसे मैं ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करना चाहूँगा, पूरा इससे ये बात कहा तो है। तो भाई देखो, ये एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि यहाँ पे हिंज है, ऐसा है। This is free to rotate. It is free to rotate in this plane. इस प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। अब ये भी मतलब नॉनसेंस डिस्कशन ही है। एक साउथ और एक नॉर्थ है और शायद कहीं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो मे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स यहाँ लग रहा है और इस पे फोर्स यहाँ लग रहा है, तो बस इस पे कपल काम कर रहा है। तो लाइन में फिर से पढ़ देता हूँ, चलिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेटली ये नहीं है। कहता है the Earth's magnetic field exerts with another known example is the compass needle in the Earth's magnetic field. तो बस इतना ही लिख सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं कि a compass needle in Earth's magnetic field is acted upon by a dash. Earth's magnetic field, a compass needle in Earth's magnetic field is acted upon by a dash. तो आंसर है कपल। मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ पोल पे भी एक फोर्स लगता है और साउथ पोल पे भी एक फोर्स लगता है, और बस दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं और ये मिलके कपल बनाते हैं। इसके और बहुत डिटेल में मत पढ़िए आप, इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी स्तर पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये 12th के सिलेबस में थोड़ा बहुत है, इसलिए फिर भी शायद फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डायग्राम के नीचे क्या लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैरी exert equal and opposite forces on the poles of a compass needle. These two forces form a couple. तो बस वही हमने लिखवा दिया कि निडल पे क्या काम करता है, तो आंसर है कपल। एक फोर्स कहीं यहाँ है, जहाँ भी है, मतलब जरूरी नहीं यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ है और ठीक इसके ऑपोजिट एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है और ठीक इसके ऑपोजिट एक फोर्स यहाँ है। बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। अगर बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो ही केवल नेट फोर्स 0 होगा और तो ही ये कपल कहलाएगा। Couple produces rotation without translation. इससे कहीं लीजिए, couple produces rotation without translation. Couple rotation तो पैदा करता है और rotation without translation पैदा करता है, इस पे हाईलाइट करिए। और एक लास्ट एग्जांपल 7.7 हम देख ले रहे हैं। That show that the moment of a couple does not depend on the point about which you take the moments. अब ये एक प्रूफ है, तो प्रूफ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ तो लेंगे, प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। ये पहले भी हम लिख चुके हैं शायद, तो दोबारा स्टेटमेंट लिख दीजिए, 2-3 स्टार देखें कि मोमेंट ऑफ अ कपल, 2 स्टार दे दीजिए। मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट अबाउट विच, does not depend upon the point about which the moments are taken. किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट्स ले लीजिए।
सर हाँ बोलिए। सर जो आपने लास्ट लाइन बोली थी अभी तो थोड़ी समझ नहीं आई, रिपीट कर देंगे क्या, एक्सप्लेन कर देंगे क्या? एक्सप्लेनेशन तो डेरिवेशन से ही होगी। वो कह रहा है कि पॉइंट, किस पॉइंट के बाद आप टॉर्क ले रहे हैं, देखो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें ये ले रहा हूं। एक क्वेश्चन दूसरा इनकी बात तो नहीं करता, मैं अपना एक बात करता हूँ। ये एफ है और ये एफ है ना। द रॉड इज नॉट हिंज्ड एनीवेयर, द रॉड इज नॉट हिंज्ड एनीवेयर, कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मान लीजिए हम सेंटर के अबाउट नहीं ले रहे, अब मैंने इसको इसको O कह दिया, इसको ओरिजिन कह दिया, ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ कपल अबाउट O, कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ कपल अबाउट O। तो मैं तो ये कहूंगा भैया ऐसा है, मैं इसकी टॉर्क निकालता हूँ और इसकी टॉर्क निकालता हूँ, वो नेट टॉर्क जो होगी पूरे कपल की वो होगी FD1 प्लस FD2, दिस इज F into D1 plus D2। इस फोर्स की टॉर्क होगी FD1 और इस फोर्स की भी टॉर्क होगी, और दोनों सेम सेंस में हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी टॉर्क और इसकी टॉर्क को इक्वेट कर दो। तो एक्चुअली तो मुझे ये रटना भी है, मेरे लिए ये तो 5 स्टार की बात है कि टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू 1 फोर्स, ये वाला जो फैसला है तो 5 स्टार का 1 फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance मतलब total between the line of actions of the two forces। ये फॉर्मूला अपने को फाइनली याद करना है। क्वेश्चन अब ये हमने डिसाइड ये किया है कि टॉर्क जो है वो F है इनटू D1 प्लस D2 है। फोर्स में एक लूंगा और इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लूंगा। ये एक बात बड़ी अच्छी है, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते नहीं है, नॉर्मली यही केस आते हैं जब ये परपेंडिकुलर होते हैं। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी हेडिंग होनी चाहिए थी टॉर्क ऑफ अ कपल, हेडिंग दे दीजिए टॉर्क ऑफ अ कपल, और कभी भी डेरिवेशन दोबारा मत लिखिएगा, आप सीधे इसी फाइनल फैसले पे आइए कि एक कपल मतलब फोर्सेस तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो हम फोर्स ले रहे हैं एक और उनके बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं टोटल D1 प्लस D2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैंने बोला है वन एक फोर्स लीजिए एंड भाई इसकी टॉर्क प्लस इसकी टॉर्क, तो F कॉमन ले लिया मैंने, इसकी टॉर्क प्लस इसकी टॉर्क F कॉमन ले लिया, और ये जो है टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस। अभी कराऊंगा। अभी तो वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि साहब आप इसके अबाउट टॉर्क लीजिए, ये ओडेस के अबाउट टॉर्क लीजिए, और ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। अगर ओडेस के अबाउट टॉर्क लीजिए तो टोटल टॉर्क में पहले ये टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, तो एक हो जाएगा fx और एक हो जाएगा fy, तो हो जाएगा f into x plus y, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो वही है ना, चाहे x plus y का हो चाहे d1 plus d2 का हो, तुम तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ले रहे हो ना। इससे हमें ये प्रूव हो गया कि अगर एक रॉड इक्विलिब्रियम में है तो आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। हम इसके प्रूफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए हमको कायदे से, तो एक बार दो बार चाहे तो ध्यान दे सकते हैं। हाँ, इसके डेरिवेशन में भी हम कुछ तो सीख ही रहे हैं, इसका डेरिवेशन ठीक तो है, पर इसके प्रूफ में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें इसकी एप्लीकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। एप्लीकेशन ये है, बात फाइनल ये है, दो चीजें मैंने पढ़ाई, एक तो ये पढ़ा है कि टॉर्क आप किस पॉइंट के अबाउट लेते हैं उसका फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बात ये है कि कपल के टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। एक फोर्स लीजिए और दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें। ये बात आपको जब और क्लियर होगी जब एग्जांपल 7.7 पूरी तरह से आपको पढ़ा दूंगा। अभी तो मैंने दिखाया कि अब आप इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हो तो FD1 प्लस FD2 है, और इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हो तो FX प्लस FY है,
आप चाहे d1 प्लस d2 कहो चाहे x प्लस y कहो, आप इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस ही तो ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये फिर से लिख दीजिए, अगली लाइन में लिख दीजिए, 5 स्टार लगा के लिख दीजिए कि if a body is in rotational equilibrium, if a body is in rotational equilibrium, then we can equate the torque of all the forces. We can equate the torque of all the forces about any point of our choice. ये बात कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में आती है, इसलिए मैंने इसमें 5 स्टार दे दिए हैं। And now this should be accepted without trying to understand the derivation. Without, we don't want the proof every time. थोड़ा बहुत हमने कुछ सीखा तो है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप इसके अबाउट टॉर्क लिखो या इसके अबाउट टॉर्क लिखो और आंसर सेम आए। तो अब हमने इसका रूल बना लिया, अब हम इसके डेरिवेशन को बार बार नहीं देते कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में इस बात की गारंटी है तो मैं किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना हूँ वो मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। और आप आगे देखेंगे कि हम इसका कैसे फायदा उठाते हैं। मैं चाहूँ तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूँ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूँ, मैं चाहूँ तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूँ, और मैं चाहूँ तो सेंटर के अबाउट टॉर्क ले लूँ। यूजुअली अब हम लोग टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं। यहाँ मैं फाइनल काम की लाइन लिखवा ही देता हूँ, असली ये लाइन काम की है, लिख ही लीजिए कि यूजुअली क्या कि वी शुड टेक द टॉर्क, वी शुड टेक टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस, वी शुड टेक टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट फ्रॉम which maximum, about the point from which maximum forces are passing, about the point from which maximum forces are passing. अगर यहाँ पर डायग्राम में ऐसे और ऐसे भी कई फोर्सेस जमा थे, ये है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो भाई मैं तो बी के अबाउट टॉर्क लूंगा ना। यहाँ भी एक फोर्स है और मे बी रॉड का वेट भी है, mg भी है, F1 भी, मैं इसके अबाउट टॉर्क लूंगा क्योंकि उसका मालूम है क्या होगा, क्योंकि इतने सारे फोर्सेस की टॉर्क तो जीरो हो जाएगी ना। अगर मैं बी के अबाउट टॉर्क लेता हूं तो टॉर्क ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क लूंगा तो इन सब की टॉर्क जीरो हो जाएगी, तो मेरी इक्वेशन सिंपल बनेगी। वो लाइन अगली फिर से लिख दीजिए, टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस, इस डायग्राम को ही बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, इसको F2 बोल दीजिए, इसको F3 बोल दीजिए, इसको F4 बोल दीजिए, इसको F5 बोल दीजिए। And torque of all the forces which pass about B, which pass from B, torque of all the forces, torque of all the forces about B, which pass through B, let's see. Torque of all the forces about B which pass through B is 0. Torque of all the forces about B which pass through B is 0. अगर मेरे को ये सवाल दे दिया जाए कि इसकी इक्वेशन लिखो तो मैं B के अबाउट लिखना पसंद करूंगा। मैं उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा करूंगा जहां से ज्यादा फोर्स गुजरते हैं, ताकि मेरे बहुत सारे टर्म एलिमिनेट हो जाएं और इक्वेशन सिंपल बन जाए, बहुत सारे टर्म एलिमिनेट हो जाए और इक्वेशन सिंपल बन जाए। हमें इसका प्रूफ तो नहीं चाहिए और हमें ये स्टेटमेंट चाहिए कि अगर एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो मैं टॉर्क्स को इक्वेट करूंगा अबाउट माय चोजन पॉइंट। मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होती तो उस पॉइंट के अबाउट बॉडी तो रोटेट करना शुरू कर देती। अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही, इसका मतलब इसके अबाउट भी सभी की टॉर्क जीरो है, इसके अबाउट भी सभी की टॉर्क जीरो है, इसके अबाउट भी सभी की टॉर्क जीरो है, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होती बॉडी उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देती, और वो तो किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं करती। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ये जो एग्जांपल 7.7 दिखाया है, हम इसको भी अलग से क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं। मैं इनका एनसीईआरटी का डेरिवेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं समझ आ रही, थोड़ी सी टफ है शायद। ये ए दिया है, ये बी दिया है और ये एक फोर्स है। ये अगर डायरेक्शन मार्क की है तो कायदे से, अगर डायरेक्शन मार्क की है तो इनको किसी को -f नहीं कहना चाहिए डायग्राम में। एक
एक फोर्स यहाँ F है और एक फोर्स यहाँ F है। डायग्राम में तो इन्हें माइनस नहीं कहना चाहिए। ऑलराइट, और कहता है कंसिडर अ कपल एज शोन दिस मच। मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ कि क्या इसका फोर्स का टॉर्क कैसे निकालें। तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन ना इन दोनों की आप आगे पीछे बढ़ाएं। ये शायद पूरा डिस्टेंस r है, रॉड की लेंथ r है, पोजीशन वेक्टर से उसने प्रूव किया है। मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसके आगे पीछे बढ़ाइए और इस फोर्स की भी लाइन ऑफ एक्शन आगे पीछे बढ़ाइए, और अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। मैं भी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये परपेंडिकुलर है बस। तो जो प्रूफ तो मैं नहीं दे रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉर्क क्या है। टॉर्क विल बी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the lines of action of the two forces. Lines of action of the two forces. बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ये जो इनके स्टेप्स है कैलकुलेशन के, वो मुझे समझ नहीं आते और उनको पढ़ाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको भी उसे इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो एक अलग बात है, तो आपको आना चाहिए। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने मोहल्ले में और पढ़ भी रहे हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, सिर्फ तो ही आपको आना चाहिए, वरना उसको इग्नोर ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ये इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ये काम की बात है। अगर आपको एक फोर्स की टॉर्क निकालनी है, एक ही फोर्स काम कर रहा है, एक ही फोर्स की टॉर्क निकालनी है, तो बस फोर्स और मान लीजिए डिस्टेंस पूरा का पूरा x है और एक फोर्स की टॉर्क निकालनी है तो ये हो गया F into x। और अगर कपल की टॉर्क निकालनी है, मतलब अब तो ये डिपेंड करेगा, अब जरूर एक डिपेंड करेगा, एक फोर्स की कपल टॉर्क निकालने हैं तो डिपेंड करेगा कि आप किसके अबाउट ले रहे हैं, क्योंकि अब बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलिए क्लास में आप ये भी कर लेते, एक बात ये भी लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए कि टॉर्क ऑफ वन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। टॉर्क ऑफ वन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से मतलब है किसके अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। टॉर्क ऑफ वन फोर्स, कपल की जहां तक बात कर रहे थे तो अलग चीजें थी। एक बॉडी पर एक फोर्स काम कर रहा है, और उसकी टॉर्क ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करती, ट्रू या फॉल्स, तो ये गलत है। अगर ये फोर्स है तो फर्क पड़ता है कि मैं ए के अबाउट ले रहा हूँ, बी के अबाउट ले रहा हूँ, मैं सी के अबाउट में ले रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस में भी x है, ये पूरा डिस्टेंस में भी y है और ये डिस्टेंस में भी z है। और कायदे से इसे x1 x2 x3 कहना चाहिए, क्योंकि सब x डायरेक्शन नहीं है। तो टॉर्क अबाउट a is fa fx1, टॉर्क अबाउट b is fx2 and टॉर्क अबाउट c is fx3। तो अगर एक बॉडी के अबाउट एक ही फोर्स की टॉर्क ले रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस प्रॉपर लेना है। तो फिर फर्क पड़ता है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, उसी पॉइंट से तो डिस्टेंस लेना है। अगर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं तो फिर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहीं से तो लेना है। अगर एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, तो फिर मेरे को इसके भी अबाउट टॉर्क होगा तो भी टोटल डिस्टेंस ही आएगा। सिर्फ कपल की जब बात करते हैं या जब भी बॉडी प्योर रोटेशन में होती है, सॉरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, ये बॉडी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है नहीं। अगर इस पे एक ही फोर्स काम कर रहा है तो बॉडी तो रोटेट होगी। दिस बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और हाँ ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, चाहे उस पर कपल हो चाहे और भी फोर्सेस हो, फिर से लिख दीजिए, इफ अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, only then we can equate all the clockwise torques. Plus we can equate torques about any point. Only then we can equate torques about any point. बस चाहे वो रॉड पे हो चाहे वो रॉड के नीचे हो, पॉइंट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, that's all in my opinion for now. Thank you.